तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशनल गुरु बाय प्रियांशु चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। एकदम वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न सब्जेक्टिव कहता है, पहला प्रश्न कि नाभिकीय विखंडन क्या है। देखिए बात समझिएगा, नाभिकीय विखंडन क्या है। दो प्रश्न पूछता है, एगो पूछता है कि नाभिकीय विखंडन, एगो नाभिकीय विखंडन पूछता है, ठीक है, और एगो पूछता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन क्या है। तो देखिए नाभिकीय विखंडन, जब एगो भारी नाभिक दूगो हल्का हल्का नाभिक में टूट जाता है तो इसी क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। बात समझिए, मतलब कि नाभिकीय विखंडन एक ऐसी क्रिया है जिसमें एगो भारी नाभिक, नाभिकीय विखंडन एक ऐसी क्रिया है जिसमें एगो भारी नाभिक दूगो हल्का हल्का नाभिक में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसी क्रिया को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। इसमें क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। नाभिकीय संलयन पूछेगा तो क्या कहेंगे, तो वैसे दो छोटे छोटे नाभिक या दो हल्के नाभिक जो आपस में जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं, उसे नाभिकीय संलयन। विखंडन मतलब टूटना, संलयन मतलब जुड़ना। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखें। मतलब कि अवतल दर्पण का दो उपयोग लिखे, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला उपयोग कि इसे हम लोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में भी करते हैं। सबसे पहला यह आपका उपयोग है कि जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है उसमें भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। दूसरा कि सर्च लाइट, अग्रद्वीप तथा हेडलाइट, मतलब गाड़ी उड़ी का जो आगे वाला जो बत्ती होता है, हेडलाइट होता है, उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। किसका, अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का दो उपयोग देख लिए। सबसे पहला इसे दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, दूसरा सर्च लाइट, अग्रदीप और हेडलाइट में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत विभव का परिभाषा दें। एगो होता है विभवांतर, एगो होता है विभव। तो विद्युत विभव क्या होता है, तो इकाई धन आवेश को, जो इकाई धन आवेश होता है उसको अनंत से, कहाँ से जी, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत विभव क्या होता है, तो जो इकाई धन आवेश होता है इसको अनंत से, क्वेश्चन पूछेगा इकाई धन आवेश को विद्युत विभव में कहाँ से लाया जाता है, तो अनंत से। कहाँ से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है उसी को बउआ क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव। अब विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होता है बउआ वोल्ट। वोल्ट होता है जिसे बी से सूचित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ती है। अगला प्रश्न कहता है कि जीवाश्म ईंधन जो है बाबू नवीकरणीय है, कारण बताइए। तो कहेंगे कि जीवाश्म ईंधन जो है नवीकरणीय है। इसके पीछे कारण यही है कि जो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर में दबे हुए, मतलब करोड़ों वर्षों तक जितने भी पृथ्वी के अंदर जीव जंतु पेड़ पौधे दबे हुए हैं, उनके अवशेष द्वारा, क्या चीज़ के द्वारा, अवशेष द्वारा जो भी ईंधन प्राप्त करते हैं उसे जी हम क्या कहते हैं बउआ, उसे ही हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। मतलब करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे हुए जितने भी पेड़ पौधे हैं या पशु हैं, इनके अवशेष द्वारा जो भी हमारे ईंधन प्राप्त होता है, जो भी हमारा ईंधन मिलता है, उसी को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन के ये सब उदाहरण है और ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है कि ओम का नियम लिखें। का क्वेश्चन पूछता है, ओम का नियम लिखे। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो ओम का नियम तो लिखेंगे कि अचर ताप पर किसी विद्युत चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का जो मान होगा वो तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होगा। एक बार और से देखते हैं
ताप कैसा होना चाहिए जी, अचर होना चाहिए। अचर मतलब बदलना नहीं चाहिए। तो अब ओम का नियम ये कहता है कि अचर ताप पर, ताप होना चाहिए अचर, इस अचर ताप पर किसी विद्युत चालक तार में जो प्रवाहित धारा का मान होगी वह तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होगी। तो ओम का नियम यही कहता है कि अचर ताप पर किसी विद्युत चालक तार में प्रवाहित जो विद्युत धारा का मान होगा वह तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि दृष्टि दोष क्या है या कितना प्रकार का होता है। तो दृष्टि दोष क्या है बाबू, तो दृष्टि दोष अलग अलग प्रकार के कारण या अलग अलग कारण की वजह से हमारा जो नेत्र है ये दूर या नज़दीक रखे वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब बनाने की जो क्षमता है वो खो देता है बाबू, इसी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मतलब कि आँख खराब हो जाना। आँख खराब हो जाना मतलब क्या हुआ, कोई बीमारी हो गया या कोई कारण हो गया, कोई अलग अलग बीमारी हो गया, कोई कारण हो गया, इसके वजह से जो हमारा क्या है, जो हमारा नेत्र है, ये हमारा जो नेत्र है वो दूर में या नज़दीक, दूर रखे वस्तु या नज़दीक रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब बनाने की जो क्षमता है, प्रतिबिंब बनाने की क्षमता क्या कर देता है, खो देता है, नष्ट कर देता है। मतलब अगर रेटिना पर बनना है तो प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाएगा, ना तो रेटिना के बाद बन जाएगा, जिससे हमें साफ साफ दिखाई नहीं देगा। इसी को बाबू दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होता है। एगो होता है दूर, एगो होता है नज़दीक और एगो होता है जरा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में बउआ अंतर लिखें। क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखें। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में हम लोग आसानी से अंतर लिख देंगे। सबसे पहला अंतर कि इसमें दिशा और धारा दोनों का मान बदलता है। मतलब कि जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसमें धारा की मान भी और दिशा का मान भी दोनों बदलेगा, परंतु जो दिष्ट धारा होता है, दिष्ट धारा, इसमें सिर्फ धारा का मान बदलेगा। किसका मान बदलेगा, सिर्फ धारा का मान बदलेगा। और दूसरा पॉइंट कि इसे उत्पन्न करना आसान है। मतलब कि जो आपका प्रत्यावर्ती धारा है इसे क्या करना जी, उत्पन्न करना भी क्या है बाबू, आसान है, परंतु जो दिष्ट धारा है, दिष्ट धारा, उसे उत्पन्न करना क्या है जी बबुआ, कठिन है। क्या है, कठिन है। पर तीसरा पॉइंट है कि जो प्रत्यावर्ती धारा उसे आसानी से हम लोग दिष्ट धारा में बदल सकते हैं। मतलब कि जो ये प्रत्यावर्ती धारा है, इस प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं बाबू, दिष्ट धारा में बदल सकते हैं। उसके बाद जो दिष्ट धारा होता है उसको हम लोग आसानी से प्रत्यावर्ती धारा में नहीं बदल सकते हैं। मतलब जो दिष्ट धारा होता है उसे आसानी से हम प्रत्यावर्ती धारा में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है। अगला चौथा पॉइंट है कि दिष्ट धारा की अपेक्षा यह ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब कि जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, एसी करंट, ठीक है, यह दिष्ट धारा की अपेक्षा क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही क्या होता है जी, खतरनाक होता है। कौन, प्रत्यावर्ती। और जो ये दिष्ट धारा होता है, दिष्ट धारा, यह दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती की अपेक्षा बहुत ही कम खतरनाक होता है। ठीक है। और जो प्रत्यावर्ती धारा का लास्ट पॉइंट है कि प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग चालक तार के क्या करते हैं, सतह से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं जी, चालक तार के सतह से प्राप्त करते हैं प्रत्यावर्ती धारा को, परंतु जो दिष्ट धारा होता है उसके चालक तार के बीच से प्रवाहित करते हैं। कहाँ से जी, बीच से प्रवाहित करते हैं। तो ये आपका हो गया प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। सबसे पहले कि प्रत्यावर्ती धारा में दिशा और धारा दोनों का मान बदलेगा, इसमें सिर्फ धारा का मान बदलेगा। प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करना आसान है, दिष्ट धारा को उत्पन्न करना कठिन है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से दिष्ट में बदल सकते हैं, परंतु दिष्ट को आसानी से प्रत्यावर्ती में नहीं बदल सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जो होता है दिष्ट की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक है, परंतु जो दिष्ट धारा होगा प्रत्यावर्ती से कम खतरनाक होगा। और प्रत्यावर्ती धारा जो होता है उसको चालक तार के सतह के बीच से प्रभावित करते हैं और इसको दिष्ट धारा को चालक तार के बीच से प्रभावित करते हैं। यही तो अंतर है। अगला प्रश्न कहता है आपका कि सूर्योदय के समय, जो सूर्योदय के समय जो है हमारा, यह लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। सूर्योदय के समय हमारा सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्योदय के समय हम लोग देखते हैं, सूर्योदय के समय या सूर्य जब उदय होता है या सूर्य अस्त होता है, जिस समय हमारे सूर्य भगवान जो लाल क्यों दिखाई देता है। तो सबसे पहला कारण यह है कि सूर्य से आने वाली जितनी भी किरण है, मतलब जितने भी सूर्य से आने वाली जो जितने भी किरण है वो हमारे आँखों तक, कहाँ तक जी, हमारे आँखों तक पहुँचने के लिए वातावरण
जो वातावरण है इसकी एक मोटी परत से होकर के गुजरनी पड़ती है। मतलब बात ये कर रहा है कि सूर्य से जो भी आने वाली किरण है उसको हमारे आँखों तक क्या होने के लिए, पहुँचने के लिए जो वातावरण में जो भी मोटी परत है उससे होकर के गुजरना पड़ता है। और उस गुजरते समय नीले रंग का प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। उसी गुजरते समय जो आपका वातावरण होता है क्या करता है, जो नीला रंग होता है किसका, नीला रंग का प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा मात्रा में कर देता है। इसलिए जो नीला रंग है, इसलिए नीला रंग हमारे आँखों तक क्या होता है, नहीं पहुँच पाता है। मतलब नीला रंग जो होता है वायुमंडल में फैल जाता है, प्रकीर्णित होता है, जिसके वजह से जो नीला रंग है हमारे आँखों तक नहीं पहुँच पाता है। और हमारे आँखों तक पहुँचने वाला जो रंग होता है, हमारे आँखों तक पहुँचने वाला रंग कौन होता है, लाल होता है। क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन वातावरण में नहीं होता। तो सूर्योदय के समय सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई देता है? तो सबसे पहला रीजन है कि सूर्योदय के समय सूर्य भगवान हमें लाल इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि सूर्य से आने वाली जो भी किरणें होती हैं हमारे आँखों तक पहुँचने के लिए इसे वातावरण की एक मोटी परत से होकर के गुजरनी पड़ती है, जिसमें कि नीले रंग का जो प्रकीर्णन है बाबू, वो नीले रंग का प्रकीर्णन आपका अधिक मात्रा में हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो नीला रंग होता है क्या होता है, नीला रंग हमारे आँखों तक नहीं पहुँच पाता है। और हमारे आँखों तक जो पहुँचने वाला रंग है वो कौन होता है जी, लाल होता है। और लाल इसलिए होता है क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक मात्रा में होता है और लाल जो होता है आपका वातावरण में नहीं फैलता है, इसीलिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप लोग 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एजुकेशनल गुरु बाई प्रियांशु चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।